Hello dear students, welcome to our crash course NEET 2021। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम शुरू करेंगे। योर फर्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है कि सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y। दो कंपाउंड हैं हमारे पास, एक है XY2 और एक है X3Y। When 0.1 मोल ऑफ XY2 के 0.1 मोल है बेटे, तो 0.1 मोल और इसका वेट दिया गया है 10 ग्राम। ये दिया गया बेटा 10 ग्राम। और X2Y3 के 0.05 मोल्स का वेट दिया गया 9। X2Y3 के 0.05 मोल्स है, इसका वेट दिया गया बेटे 9। ठीक है, तो बेटे दोनों के 1 मोल का वेट निकाल। 0.1 का 1 मोल का वेट 10 ग्राम है, तो देयरफॉर 1 मोल XY2 बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। और इस केस में 0.05 है, डिवाइड कर लीजिए, तो इसके 1 मोल का X3Y2 का वेट हो जाएगा 180 ग्राम। अब बेटे इक्वेशन बना लो, दोनों के 1 मोल का वेट आपके पास आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी X + 2Y बराबर हो गया 100 ग्राम और 3X + 2Y बराबर हो गया 180 ग्राम। बेटे इसको माइनस कर लेंगे, माइनस कर लिया, ये बॉन्ड ये y कट गया और यहाँ पे आ गया 2x, माइनस तो कट जाएगा दोनों तरफ से, बराबर 8। तो x बराबर आ गया आपका 40। तो x की वैल्यू तो 40 आ गई। अब y तो किसी भी इक्वेशन रख लो, हम जानते हैं x + 2y बराबर 100, 40 रख दीजिए, तो 2y बराबर 40 उधर चला जाएगा तो 60 आ जाएगा, तो y विल बी 30। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया x बराबर 40 ग्राम और y बराबर 30 ग्राम। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, x = 40 एंड y = 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन के पास 0.33% आयरन बाय वेट, 0.334% आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है 67200। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन बराबर 67200। इसमें 0.334% आयरन, तो आयरन की अमाउंट निकाल लो, 67200 का 0.334%, ये काट लिया बेटे। 0.33 को 1/3 लिख लूं तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जरा कर लो, 672/3 कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 3 2 6, 3 2 6 और 1, तो 3 4 12, दैट इज इक्वल टू इतना आयरन 224 ग्राम आयरन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूलर वेट। हमको क्या निकालना? नंबर ऑफ Fe एटम्स बराबर व्हाट? तो आयरन कितना है हमारे पास? 224 ग्राम। Fe के एक एटम का मास कितना है बेटा? 56 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 4। तो per molecule there are 4 atoms of iron which are present. Your correct answer will be answer number A. Next question number 3। question number 3 कह रहा है a mixture of gases contains hydrogen and oxygen in the ratio of 1:4 by weight।
तो ध्यान से देखिए सभी लोग, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन बाई वेट रेशो दिया गया 1:4। हमको तो मोल्स निकालना, मोलर रेशो, मोल्स निकालना, इसी को वेट मान लो। तो मोल्स n बराबर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4/32। यही रेशो आ जाए बेटे, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहां से कह देता हूँ 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 32/2 और ये आ जाएगा 4/32, मैं 4 आ जाएगा आपके पास। ये इज इक्वल टू नहीं, रेशो होगा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है बेटे, आप लोगों का डी आंसर आ रहा है, द आंसर इज करेक्ट, तो दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 16, 16:4, 16:4, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 4:1। अभिव्यक्ति का आंसर सही है, अंकित आपका भी आंसर सही है, द आंसर इज 4th। मोलर रेशो विल बी इक्वल टू 4:1। प्रिया आपका भी आंसर सही है, सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज्ड। Na की वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको चेंज कर दिया गया, तो नया Na मतलब Na' निकाला गया 6.022 इंटू 10⁻20। अगर ऐसा कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? द मास मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विल चेंज। हाँ, 1 मोल कार्बन का मास चेंज हो जाएगा। क्यों? बाई 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास था 12, तो 6.022 इंटू 10⁻20 कार्बन का मास हो जाएगा 12/6। ले लूं इसको 10⁻23 और इसको ले लेता हूं 6 इंटू 10⁻20, कट जाएगा बेटे, and that will be equal to 12 into 10⁻³ ग्राम will be the mass of 1 mole of carbon। तो क्या चेंज हुआ? हाँ, पहले 12 ग्राम था, अब हो गया 12 into 10⁻³ योर आंसर विल बी आंसर नंबर ए। अच्छा, दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। नहीं बेटे, आंसर नंबर डी नहीं हो, डी विल नॉट बी रॉन्ग, डी विल बी रॉन्ग, नहीं, करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 1। क्यों? रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, बेटे रेशियो चेंज नहीं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रेशियो चेंज नहीं, नंबर तो फिक्स है ना, आपने 6 इंटू 10⁻23 से 6 इंटू 10⁻20 में चेंज किया, तो वो नहीं चेंज। रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन द कंपाउंड, ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो लिए जाएंगे वो 6 इंटू 10⁻20 के उसमें लिए जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम फिर क्यों चेंज हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻20 को हम मोलर मास कह देंगे, तो सीधी सीधी बात है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, जिसको हम पहले से ही मान चुके कि 6 इंटू 10⁻23 का मास कितना होता है 12 ग्राम। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ऑफ द गैस X। कोई गैस X है, उस गैस के लिए Cp/Cv की वैल्यू दी गई है 1.4। बेटा Cp/Cv होता है गामा, और गामा की वैल्यू 1.4 जो होती है वो डाइएटॉमिक केसेस के लिए आती है, डाइएटॉमिक, इसका मतलब ये X नहीं, ये X2। द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ एटम्स of gas present in 11.2 liter of it at NTP, वॉल्यूम दी गई, एटम्स इन वॉल्यूम एट NTP is equal to 11.2, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 11.2 लीटर बाई 22.4, दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल्स X2 मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, वो तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स in
1/2 मोल X2 बराबर 1/2 इंटू 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल एटम्स। और 1 मोल एटम्स का वैल्यू कितना होगा 6.022 इंटू 10 to the power 3 एटम्स। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम है। इस एंजाइम के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या नहीं है, कुछ नहीं। सेलेनियम की परसेंटेज 0.5% बाई वेट। बेटे 0.5% का क्या मतलब होता है, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ। होता है 0.5/100। कहने का मतलब अगर सेलेनियम 0.5 ग्राम है, उस समय एंजाइम का वेट 100 ग्राम। ये एंजाइम, तो हम कम से कम एक एटम सेलेनियम को लेंगे ही लेंगे। तो अगर एक ले लें तो एक का एटॉमिक वेट दिया गया 78.4, दोनों में निकाल सकते हो, मोल में या युग में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 78.4 ग्राम ले लूं तो कितना आ जाएगा 100/78.4 इंटू 0. सॉरी उल्टा कर लो, 100/0.5 100/, ये गलती मत कर देना, 0.5 इंटू 78.4। तो 78.4 ग्राम है, तो कम से कम इतना हो। बेटे इसको काट लीजिए, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 का 6 करी 1, और 2 7 जा 14 और 1 15, और ये 0। बेटा कोई वैल्यू दी गई, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कर लो ना, 1 2 3 4, तो दैट इज इक्वल टू 1.568 इंटू 10 to the power 4। तो इन ऐसे क्वेश्चंस में ये मत अकल लगाना कि एंजाइम का क्या फॉर्मूला होगा, क्या नाइट्रोजन होंगे, क्या ऑक्सीजन होंगे, क्या कितने कार्बन होंगे, कुछ नहीं मालूम। कोई दिक्कत, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो कम से कम एक एटम तो होगा ना। तो अगर 0.5 ग्राम तो 100 ग्राम, 78.4 ग्राम है तो कितना? यस, लगभग सभी बच्चों का सही आंसर आया है। आप लोगों के ऑप्शंस मुझे मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर cc। डेंसिटी दी गई है 1.28 ग्राम पर cc। मोलैरिटी दी गई है 2m। व्हाट इज द मोलैलिटी? मोलैलिटी पूछिए। बेटे मैं आपके सामने मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन लिख के दे रहा हूं, इस रिलेशन से आप आसानी से निकाल लें। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू स्मॉल d माइनस कैपिटल M इंटू m। स्मॉल m मोलैलिटी है, कैपिटल M मोलैरिटी है, और m डैश मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। निकाल लीजिए बेटा, यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। m डैश सॉरी स्मॉल m बराबर 1000 इंटू 2 अपॉन ये आ जाएगा 1280 माइनस कैपिटल M है 2 और NaOH का वेट है 40, तो 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 80। ये आ जाएगा बेटा 2000 अपॉन 1200। बोलो बेटे
और ये यहां से कट जाएगा आपके पास, बोलो बच्चे। तो ये आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 20/12। तो 20/12, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 3/5 दैट इज इक्वल टू 1.267 स्मॉल m। तो 1.67 योर आंसर भी, आंसर नंबर सी। हाँ, सबका सही है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये पिछली बार ही आया है आपके में, required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। Haber process आप सभी बच्चों को पता होता है, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। यहाँ रिवर्सिबल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ, ये Haber process of formation of ammonia है बच्चों। 20 मोल अमोनिया बनाते, तो बेटे डायरेक्ट ही कर, कोई अक्ल लगाने की जरूरत। नाइट्रोजन के 1 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है, 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 मोल्स नाइट्रोजन, 30 मोल्स हाइड्रोजन, मिलके 20 मोल्स अमोनिया दे रहे, सीधी सीधी बात। क्यों? क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे थे, इसीलिए 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए 30 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन ए क्लोज्ड वासल। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। बहुत अच्छी बात है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाओ, you will get MgO, 2 Mg plus O2 gives 2 MgO। बेटे स्टोकियोमेट्री निकाल, स्टोकियोमेट्री 24 into 2 that is equal to 48 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम से कंप्लीटली कंबाइन कर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम है और 0.56 ग्राम O2। तो चलिए निकाल लेते हैं एक एक। बेटे 48 ग्राम 32 ग्राम से कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करता है 32 ग्राम O2 से। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा 32/48 ग्राम O2 से। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, दैट इज इक्वल टू 2/3 और दैट इज इक्वल टू 0.66, दैट इज 0.67 ग्राम। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 0.56 ग्राम है, मतलब ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में है, तो ये तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया एक्सेस। कह रहा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो मैग्नीशियम एक्सेस में है, कितना एक्सेस में निकाल ले। हमारे पास ऑक्सीजन 0.56 है, तो उतने से ही कैलकुलेट होगा। 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है 48 ग्राम Mg से, तो 0.56 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा 48/32 इंटू 0.56 ग्राम Mg से। ठीक है भैया, 16 3 जा 48, 16 2 जा 2 से काट लो बेटा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 3 और कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, 0.84 ग्राम Mg will be used। तो लेफ्ट निकालना है बेटे, 1 minus 0.84 that is 0.16 gram Mg is left with us after the reaction and it is the access reagent. So what is your answer? Your answer will be option number, question number 10। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
In an experiment, it shows that 10 ml of 0.5 m solution of chloride, मैं मान लेता हूं कोई क्लोराइड है EX2 जिसका दिया गया है 10 ml 0.05 m, ठीक है, require 10 ml of 0.1 m solution of AgNO3. AgNO3 कितना रिक्वायर होता है? 10 ml 0.1 m AgNO3 रिक्वायर। तो या तो इक्विवेलेंट कर लो या मोल कर लो, दोनों ही बातें सेम हो जाए। मैं इक्विवेलेंट से करना चाहूंगा, मुझे इक्विवेलेंट सही लगता है, दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे, तो उसके लिए मैं निकाल लेता हूं 10 मिली इक्विवेलेंट इंटू 0.05। क्लोरीन तो मालूम नहीं है कितने क्लोरीन है, तो उसके लिए मान लेता हूं Z क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम Z है, बराबर इसके इक्विवेलेंट। इसमें तो AgNO3 के लिए n फैक्टर 1 ही होता है, तो 10 इंटू 0.1, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर। तो 10 इंटू 0.05 0.5 इंटू Z बराबर आ गया 1। तो Z की वैल्यू आ गई बेटा 1/5, 0.5 घटा दो तो 10, दैट इज इक्वल टू, तो Z क्या था? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो इसका मतलब ये जो EX हमने लिया था, पहले EXN ले लो, मतलब कितने हैं हमको नहीं मालूम, हमने Z की वैल्यू निकाल ली, Z की वैल्यू आ गई 2, तो हमारे पास जो क्लोराइड आ गया वो आ गया ECl। अब मैंने तो E लिया, इन्होंने X लिया, तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर विल बी, यहाँ इन्होंने कहा भी था X स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट अदर देन क्लोराइड, क्लोराइड के बाद तो मैंने तो E ले लिया था, तो डायरेक्ट आ गया। अच्छा, क्या हम मोल से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को? हाँ, आराम से कर सकते थे। देखो जरा ध्यान से, मैं मोल से भी करके दिखाता हूँ। 10 ml 0.05 है और 10 ml 0.1। देखिए AgNO3 और XClN, ये है 10 ml 0.05 और 10 ml 0.1, इतना ही तो दिया गया था। क्लोराइड 10 ml 0.05 है और AgNO3 0.1, तो इसके मिली मोल्स हमारे पास आ जाते हैं 0.5 और इसके आ जाते हैं बेटे 0.1, सॉरी 0.1 नहीं 1, इसके आ जाएंगे हमारे पास 1, इसके आ जाएंगे मेरे बच्चे हमारे पास। अब बेटा अगर AgNO3 को किसी भी क्लोराइड से रिएक्ट करूं तो जितने क्लोरीन होंगे उतने AgNO3 रिक्वायर होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं XClN प्लस n moles of AgNO3 gives n moles of AgCl। तो सीधी सीधी बात है कि जितने क्लोराइड होंगे उतने मोल्स AgNO3 के हमको लेने पड़ेंगे। भैया ये है 0.5 और ये है 1, तो AgNO3 कितने हैं? 2 इंटू 0.5 AgNO3 है या नहीं? इसके जस्ट डबल है या नहीं? इसका मतलब AgNO3 हमको 2 मोल लेने पड़ेंगे, इस वैल्यू की n की वैल्यू आ गई। अब 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसका मतलब 2 क्लोराइड है, तो आपका आंसर आ गया XCl। तो आप मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट निकाल सकते थे, या मैंने आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का भी फॉर्मूला बताया। इक्विवेलेंट बेटा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सेम इक्विवेलेंट ही, भाई जितने इक्विवेलेंट A के होंगे उतने इक्विवेलेंट B के होंगे, उतने इक्विवेलेंट C के बनेंगे, उतने इक्विवेलेंट D के बनेंगे। अगर कोई A प्लस B गिव्स C प्लस D की रिएक्शन है तो हमेशा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो आप पुराने वाले पिछला वाला इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया, ये आप यहाँ पर जो है मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई भी अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। वो कह रहा है मान लो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देता है इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम मेटल बनाना है फ्रॉम बॉक्साइट बाय हॉल्स प्रोसेस।
तो बॉक्साइट होता है Al2O3। हॉल्स प्रोसेस आप जानते हैं, चैम्बर में स्टील का चैम्बर होता है जिसके अंदर कार्बन लाइनिंग होती है और वो एनोड का काम करती है कार्बन लाइनिंग, और जो ग्रेफाइट की जो रॉड्स डली हुई होती है वो जो है हमारे पास वो सॉरी जो कार्बन लाइनिंग है वो कैथोड का काम करती है और जो ग्रेफाइट की रॉड्स वो हमारे पास एनोड का काम करती है। तो हमारे पास Al2O3 है, तो कार्बन एनोड जो कंज्यूम किया जा रहा है उसके लिए इक्वेशन बना लीजिए, Al2O3 प्लस C गिव्स Al प्लस CO2। अब यहाँ इक्वेशन मुझे CO2 की बनानी पड़ेगी क्योंकि वो कह रहा है गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ मैं और कोई इक्वेशन नहीं बना सकता। ठीक है, बॉक्साइट ही कह रहा है, आगे कुछ नहीं कह रहा, मतलब हॉल्स प्रोसेस लगाना मत। आप ऐसा मत कर देना कि बॉक्साइट में क्रायोलाइट और ये सब मिलाने की कोशिश करो, नहीं, चुपचाप बॉक्साइट कह रहा है वो बॉक्साइट की बात। ठीक है, मैं इसको 2 मोल कर देता हूँ और इसको 3 मोल्स कर देता हूँ, ये 4 मोल्स हो जाएगा और ये 3 मोल्स हो जाएगा। 3 मोल्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री ये कहती है बेटे 3 मोल्स ऑफ कार्बन में 36 ग्राम। कितना एल्युमिनियम दे रहा है 24 इंटू 7, 27, 4 इंटू 27, तो 4 इंटू 27 हो गया 4 7 28 का 8 2 4 2 8 और 2 10 108 ग्राम एल्युमिनियम। ठीक, तो 108 ग्राम एल्युमिनियम के लिए 36 ग्राम कार्बन जलाना। ठीक है, 108 ग्राम के लिए कार्बन जलाना पड़ेगा 36 ग्राम कार्बन। तो 270 इंटू 10 टू दावर 3 ग्राम के लिए कार्बन जलाना पड़ेगा 36 बाई 108 इंटू 270 इंटू 10 टू दावर 3 ग्राम। ये वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू 10 टू दावर 3 ग्राम and the answer will be 90 kilogram. Your option is C. The C option is correct. काफी सारे बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, ये आसान सा क्वेश्चन है जो आपका हो जाएगा बेटा। An element acts as the following isotopic composition. बेटे जब परसेंटेज में दिया जाए तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी ये चीज बताई है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो, पहले ही पॉइंट लगा लो, बाई 100 करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर परसेंटेज में दिया जाए तो आप डायरेक्ट पहले ही पॉइंट लगा के कैलकुलेट कर लो, सब में बाई 100 हो जाए। ठीक है, कर लेते हैं भैया। एक एलिमेंट एक्स है जिसका पहला आइसोटोप में 200 ग्राम का है, तो पहला जो आइसोटोप है इसका वो है 0.90%, 0.9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम आ जाएगा। दूसरा आइसोटोप है 199 ग्राम का, तो 0.08 8% दिया गया ना बेटा, 8/100 0.08 इंटू 199। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो या एक काम करो, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ रखो, 1.99 आएगा, 1.99 2 के बराबर होता है, तो 8 2 जो होते हैं 16, तो ये वैल्यू तकरीबन आ जाएगी 15.9 के आसपास। अगला है तीसरा 2%, 2% का मतलब 0.02 इंटू 202 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 4.04। बेटा प्लस कर लो डायरेक्ट, कितना आ गया 49991 1.199.9 यू या एमयू। आंसर क्या हो जाएगा 199 नहीं 199.9, तो आंसर नंबर समझ में आता है। अब सबके परसेंटेज निकाल के 100 से डिवाइड करो, इससे अच्छा है डायरेक्ट 100 का वही यूज कर लो। ये मैंने क्वेश्चन कई बार आप लोगों को क्लास में कराया। क्वेश्चन नंबर 13, how many moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram PbO and 3.2 gram HCl? करना पड़ेगा, PbO की 2 मोल HCl से रिएक्शन कराओ मेरे बच्चे, बन जाएगा PbCl2 प्लस H2।
ध्यान देने वाली बात है कि जो लेड का मास दिया गया होगा, यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, वो 207 ग्राम के आसपास होता है। और क्लोरीन का मास मैं बता देता हूँ आपको, 35.5 ग्राम होता है। ये सब दिया जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन का मास 60 ग्राम। हाइड्रोजन आप जानते हो, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, वो आप लिख सकते हैं कहीं पर। पीबीओ का मास निकाल लो। अच्छा देखो, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ, पीबीओ का मास निकालो। पीबीओ होता है 207 और 16, तो 13 का 3, 2 और 2, 223। तो स्टोइकियोमेट्री निकाल लेते हैं। 223 ग्राम पीबीओ कितना HCl देगा? कितना HCl देगा? कितने HCl से रिएक्ट करेगा? 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा। और कितना PbCl2 देगा? निकाल लो। PbCl2 की वैल्यू हो जाएगी, Pb की वैल्यू 207 और क्लोरीन 71, 71। तो 7 और 1 8 और 7 और 2 278 ग्राम देगा। अब बात यह है कि यहाँ पे रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज दी गई। अगर एक की दी गई होती तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। दोनों की दी गई तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बेटा आप दोनों से कैलकुलेट कर लो। आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, फिर उससे कैलकुलेट करो, ऐसा ना करो, दोनों से कैलकुलेट करो। जो वैल्यू कम आएगी वो आपका आंसर होगा। आप दोनों से कैलकुलेट कर लीजिए, और जो वैल्यू कम आएगी वही आपका आंसर होगा। ये तरीका मैंने आपको क्लास में बताया कि अगर दोनों रिएक्टेंट दिए जाए तो कैलकुलेशन दोनों से कर लो, जो वैल्यू कम आएगी दैट विल बी योर आंसर, वही उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए निकालते हैं, पहले HCl से निकाल। 73 ग्राम 278 ग्राम देगा, तो 3.2 ग्राम कितना देगा? 278 को डिवाइड करो 73 से और मल्टीप्लाई करो 3.2। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे वैल्यू देखनी है किसकी ज्यादा किसकी कम आई। तो ये तो केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब मैं केस नंबर 2 भी देख, 223 ग्राम, ठीक है ना। केस नंबर 2 थोड़ा सा इस साइड से लिखता हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, अभी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आप लोगों को कितना आ रहा है, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो केस नंबर 2 आप लिख लीजिए। तो केस नंबर 2 में क्या है? 223 ग्राम 278 ग्राम दे रहा है। तो पीबीओ कितना? 6.5। 6.5 कितना देगा? तो 6.5 देगा 278 बाई 223 इंटू 6.5। थोड़ी सी अकल लगाओ, ये वैल्यू काफी कम। अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो यही आपका आंसर। लेकिन वो मोल्स पूछ रहा है, वो ग्राम नहीं पूछ रहा है, तो ग्राम आए। तो अगर इस ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो इसी को 278 से डिवाइड करो, तो ये मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा। तो अब आप डिवाइड कर लो 6.5 बाई 223, that is equal to, that comes out to be 0.029। ये वैल्यू आ जाएगी और योर आंसर विल बी 0.029। आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग थोड़ी बुद्धि लगाएंगे, जो वैल्यू कम आई वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसी से कैलकुलेट करके हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बताया था, अगर एंटाइटीज दी गई हो तो Na से डिवाइड कर दो। सॉरी, 6.02 into 10 to the power 20 दिया गया है, Na से डिवाइड कर दो 6.02 into 10 to the power 20। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूं तो 10 to the power -3 मोल्स। 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तो मोलरिटी निकाल। मोलरिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स 10 to the power -3 अपॉन 100 ml इंटू 1000 और ये कट गया, 1/100 आ गया, 1/100 10 to the power -2 m आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। डायरेक्ट मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? प्रेसिपिटेट का मास पूछ रहा है, ध्यान रखिए, मास ऑफ प्रेसिपिटेट पूछ रहा है। 50 ml ऑफ कितना है? 50 ml 16.9% AgN।
मिक्स किया है 50 ml 5.8% NaCl। बेटे अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूं तो 1:1 का रेशो आ रहा है, AgNO3 प्लस NaCl मिलके प्रेसिपिटेट दे देगा AgCl प्लस NaNO3। कह रहा है कितना प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रेसिपिटेट का मास बताइए, इक्विवेलेंट निकाल लो डायरेक्ट। जितने इक्विवेलेंट AgNO3 के होंगे उतने इक्विवेलेंट NaCl के होंगे, उतने इक्विवेलेंट AgCl के होंगे। या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल, सबके बराबर ही होंगे, और मोल्स निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 50 इंटू 0.169 अपॉन 170, क्योंकि AgNO3 का मास 170 होता है। तो ये हम यहाँ से 3 जीरो लगा लें, इसको काट दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05, ये AgNO3 का, इसका निकालना जरा। 50 इंटू 0.058 बाई 58 NaCl का मास, और n फैक्टर तो 1 है तो उसके लिए प्रॉब्लम को जरूरी नहीं है। ये 2000 बेटा, और ये कट गया बेटा, ये भी 0.05। तो अगर 0.05 ये है, 0.05 ये है, तो 0.05 ये को AgCl भी मिलेगा। तो निकाल लो मास 0.05 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl, Ag का होता है 108 और Cl का होता है 35.5, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 13 143.5 दैट इज इक्वल टू अबाउट 7 ग्राम के आसपास, 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 7 ग्राम के आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए। और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। तो आप इक्विवेलेंट, इसमें तो बेटा जेड फैक्टर की वैल्यू 1 थी, तो मिली मोल मिली इक्विवेलेंट दोनों सेम काम करेंगे, यहाँ कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मोल से भी निकाल सकते हो और आप इक्विवेलेंट से भी निकाल सकते हो, जिससे आप निकाल लीजिए। हाँ, मैं क्या आपको मोल से निकालना कभी तरीका बताऊं? चलो बताता हूँ। AgNO3 NaCl के साथ क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। यहां कहा गया 50 ml 16.9% सोल्यूशन, 16.9%, और यहां कहा गया 50 ml और कितना दिया गया 5.8%, 50 ml 5.8%। ml 5.8%। चलिए बात करते हैं बेटा। 50 ml 16.9%, तो मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली कर लेता हूँ। 16.9 बाई, अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 16.9 ग्राम, तो अगर 50 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना हो जाएगा बताइए? आधा हो जाए, बोलो भाई। तो बाई 2 कर लेते हैं, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 8.4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। इसको कर लीजिए 5.8 बाई 100। अगर 100 ml सॉल्यूशन तो 5.8 ग्राम हमारे पास है। तो अगर 50 ml सॉल्यूशन तो 2.9 ग्राम। मोल्स निकालो दोनों। AgNO3 के लिए हमने मास कितना कैलकुलेट किया था बेटे? 170, इसका आ जाएगा 170, और इसके 2.9 के लिए हमने मास कितना कैलकुलेट किया बेटे NaCl का 58.5। इसमें जो छोटा निकले वही AgCl को पुटअप करेगा, वही नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, और उसका मल्टीप्लाई कर देना 143.5 में, यू विल गेट द मास ऑफ AgCl। ये मोल से निकालने का तरीका था। मैंने जो निकाला है वो इक्विवेलेंट से निकाला है डायरेक्ट। तो आप बेटा मोल से निकाल लो तो भी आ जाएगा, आप इक्विवेलेंट से निकाल लो तो भी आ जाएगा।
मेरे हिसाब से दोनों तरीके आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 16। 20 gram of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram of magnesium oxide. What will the percentage purity of the sample? ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर हीट किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वो ये कह रहा है कि वो MgO देगा और CO2 देगा। ठीक, पहले स्टोइकियोमेट्री निकाल लो। 84 ग्राम होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट और ये 16 और 24 40 ग्राम होता है। ये 40 ग्राम प्योर है और जो क्वेश्चन है उसमें 20 ग्राम जो सैंपल है वो इम्प्योर, लेकिन उसको हीट करने पर हमें प्योर 8.0 ग्राम MgO मिलता है। बस 40 ग्राम MgO मिल रहा था 84 ग्राम MgCO3 से, तो 8 ग्राम MgO मिलेगा। 84/40 इंटू 8, ये हो गया 5 और दैट इज इक्वल टू 5 से आप काट लीजिए बेटा ऐसे, तो 5 बन गया 5 30 16.8 ग्राम। इसका मतलब 16.8 ग्राम MgCO3 होता तो 8 ग्राम MgO दे देता, लेकिन तुम्हारे पास तो सैंपल में 20 ग्राम है, इसका मतलब उसमें कुछ गंदगी, कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। तो अगर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकाल लेंगे बताइए। 16.8/20 इंटू 100, ये कट गया बेटा, 2 5 या 10 आ गया, 5 8 40 का 0 4 और 4 और 5 और 3 और 8 84%, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी। तो इसका मतलब जो आपका इम्प्योर सैंपल था वो 84% प्योर था एंड योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। 17. Correct, 23.5 gram of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of the solution. If the sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ion. काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पहले बेटे आप लोग मोलरिटी निकाल, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 25.3 वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 106, तो 106 आ जाएगा इंटू 250 इंटू 1000, इससे ये काट लो और 25 2400, 25 के आसपास, ये 102 के आसपास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। 101.2 अपॉन 106, ये वैल्यू आ जाएगी 0.95। अरे 101 ऊपर वाला है, 106 नीचे वाला है, तो 0.9 के आसपास की वैल्यू है, ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं करना, आपको Na2CO3 को कंप्लीटली आयनाइज करो। Na आयन कितना निकल रहा है 2 मोल, कार्बोनेट आयन कितने निकल रहे हैं 1 मोल। जो मोलरिटी आई उसको Na आयन में निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, कार्बोनेट आयन में निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो। तो हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो बी आया दैट इज इक्वल टू 1.91, ये आ गया 1.91 सोडियम आयन और 0.95 एम कार्बोनेट आयन 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करो, सोडियम आयन 2 मोल निकल रहे 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। बहुत ही थोड़ा देखने में बड़ा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन काफी आसान। क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपोराइजेशन, 0.24 ग्राम मास दिया गया, वेपोराइजेशन पर 45 ml वेपर देता है एनटीपी पर। तो इसका मतलब एट एनटीपी 45 ml वेपर का मास 0.24 ग्राम दिया। आगे पढ़िए, What will be the vapor density of the substance? Substance की vapor density क्या होगी? तो बेटा बताओ वेपर डेंसिटी का क्या फर्क?
mass of some amount of any substance upon mass of same amount जितना उसका लिया of हाइड्रोजन। तो बेटा 45 ml वेपर का मास 0.24 ग्राम हमको मालूम, तो 45 ml वेपर का निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए एनटीपी पर। तो 22,400 ml अगर वेपर है तो उसका मास 2 ग्राम एनटीपी। तो 45 ml अगर वेपर है तो उसका मास हो जाएगा 2/22,400 into 45, दैट इज इक्वल टू 90/22400। ये कट जाएगा, 9/2240 आ जाएगा 45 ml वेपर का मास। बस आ गया वेपर डेंसिटी। मास ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 0.24 अपॉन मास ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 9 इंटू कितना आ जाएगा 2240। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर आप इसको जो है डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो बेटा आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। आप वैसे तो आप करिए 2240 उसको मल्टीप्लाई किया 0.24 से और डिवाइड किया 9 से, दैट इज इक्वल टू 59 पॉइंट्स समथिंग, दैट इज इक्वल टू आंसर इज बी। ये वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 59.9। तो अगर आपको वेपर डेंसिटी का फार्मूला मालूम है, मास ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको वेपर डेंसिटी मालूम हो जाएगी। मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर of air containing 21% oxygen by volume under standard condition is। ठीक बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन दी गई तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। 21% O2 का मतलब हो गया 21/100। इसका मतलब अगर 100 लीटर एयर है तो उसमें 21 लीटर O2 एनटीपी ये दिया। तो मैं कहूं अगर 1 लीटर एयर है, क्योंकि वो तो 1 लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर ऑफ एयर, ठीक, 1 लीटर एयर कितने ऑक्सीजन के मोल्स हो। ठीक, तो 1 लीटर एयर में कितनी ऑक्सीजन, मेरे हिसाब से 21/100 लीटर होगी, दैट इज इक्वल टू 0.21 लीटर O2 होगी। ये एनटीपी पे वॉल्यूम दी गई, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या? वेरी गुड, बहुत ही आसानी से निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम 0.21 बाय 22.4 लीटर में दिया गया, ध्यान रखना लीटर में ही रखा है। यहां से कट जाएगा 2.1 आ गया, n इज इक्वल टू 2.1 बाई 22,224। बेटा ये तो जीरो पे जीरो लगते जाएंगे तो ये तो आसानी से आंसर निकल आएगा, 2 जीरो लगेंगे इसमें, पहला आंसर हो। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड कर लो 100%, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे तभी ये सॉल्व होगा, तो सॉल्व नहीं होगा 0.0093। अब देखो ये सब ट्रिक्स सीखो मैथमेटिक्स। अरे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 2 जीरो लगाने पड़ेंगे इसमें, सॉल्व भी नहीं होगा। तो 2 जीरो वाला कौन सा आंसर हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्वल टू आंसर होगा, तो दैट इज इक्वल टू 0.0093 ये काफी आसान क्वेश्चन। तो इसमें तो डायरेक्ट दिया गया था कि एनटीपी पर, तो हमको डायरेक्टली मोल्स निकालने थे, 1 लीटर में हमने मोल्स निकाले। क्वेश्चन नंबर 20, this is question is from the topic of mole concept, empirical and molecular formula. An organic compound contains carbon, hydrogen, oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71 and hydrogen is equal to 9.67%. परसेंटेज कार्बन दिया गया है 38.71 और परसेंटेज हाइड्रोजन दिया गया है 9.67।
दोनों मिलके 100 तो हो रही है, तो ऑक्सीजन निकाल लें, इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया 8 और ये आ गया 13 का 3 1 9 और 9 18 और 4। इसको 100 से माइनस, 100 माइनस 48.3, तो दैट इज इक्वल टू 51.7 मान के चलिए, इतना आ जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। जितनी भी परसेंटेज दी गई है, चाहे वो कितने भी एलिमेंट हो, अगर सब मिलके 100 नहीं है तो बाद बाकी बचा हुआ जो परसेंट है वो ऑक्सीजन का है। इट इज ए रूल, ये ध्यान रखें। और इसमें यही रूल, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवाया जरूर है, लेकिन वो आपसे रूल पूछना चाहता है। तो रूल ये है कि सबकी परसेंटेज को 100 से माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द परसेंटेज मास परसेंट, या परसेंटेज ऑफ जो है ऑक्सीजन। तो चलो अब तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आसान हो जाए। परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन। कार्बन कितना दिया गया 38.7, हाइड्रोजन 48.3 और ये है 51.7। डिवाइड कर लो बेटा, इसको 12 से कर लो, इसको 1 से कर लो, सॉरी 48.3 नहीं बेटा, 9.67 है, गड़बड़ मत कर देना। 48.3 तो प्लस आया था, दैट इज इक्वल टू 9.67, इतना आ रहा है। और इसको डिवाइड कर लो 16 से, तो 38.7 by 12 दैट इज इक्वल टू 3.33, ये आ जाएगा 9.67 और ये आ जाएगा आपके पास 16 से डिवाइड करेंगे लगभग 3.33। बेटा इन तीनों को भाई 12 3 36 होता है ना भाई, तो इन तीनों को सबसे छोटे से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3.33 और ये भी आ जाएगा 3.33 और ये भी आ जाएगा 3.33, तो दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 3 और दैट इज इक्वल टू 1। तो व्हाट विल द एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O। कोई ऑप्शन है आपका? द ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज CH3। ये बेटे हम लोगों ने आज मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। इस तरीके से हम लोग लगातार रोज आप लोगों से एक एक टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।